Hello aspirants, welcome to our channel. So we have started our series for MPPSC Mains Examination और इस सीरीज में MPPSC Mains के सारे पेपर्स, सारे पार्ट्स और सारे यूनिट्स को हम डिटेल से कवर करने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे MPPSC Mains पेपर 2 पार्ट बी यूनिट 3 के सब टॉपिक दैट इज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ना ऑलरेडी आप इनके बारे में काफी कुछ जानते होंगे, लेकिन फिर भी हम ऐसा एज्यूम करके चलेंगे कि आपने इनका नाम पहली बार सुना है और इनके बारे में सारी चीजें डिटेल से हम इसी लेक्चर में कवर करेंगे। सो स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को कहा जाता है आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। ना मॉडर्न इंडिया क्या है? ब्रिटिशर से आजादी मिलने के बाद का जो इंडिया है उसे हम कहते हैं मॉडर्न इंडिया। तो इसके जो भी बेसिक फीचर्स हैं, लाइक हमारी कंट्री सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है एंड रिपब्लिक है। ये जो बेसिक फीचर्स है, ये बेसिक फीचर्स की नींव किसने रखी थी? तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि वो हमारे इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। तो इसकी वजह से उन्हें ये प्रिविलेज या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली कि वो हमारे इंडिया के बेसिक फीचर्स को डिसाइड करेंगे और इसलिए कहा जाता है कि वो हमारे मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री के एक आर्किटेक्ट हैं। उन्होंने इसकी नींव रखी है। नाउ सोवरेन होने का मतलब क्या होता है? कि जब एक कंट्री को अपने खुद के फैसले लेने के लिए किसी और कंट्री पे डिपेंड नहीं होना पड़े, वो अपने सारे फैसले खुद ले सकती है, तो वो सोवरेन है। सोशलिस्ट का मतलब होता है जहाँ पे सारे डिसीजन मेकिंग का जो मेन मोटिव होता है वो होता है सोशल वेलफेयर। तो जहाँ पे डिसीजन समाज के कल्याण के लिए लिए जाते हो, ना कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए, उसे कहते हैं एक सोशलिस्ट कंट्री। नाउ सेक्युलर का मतलब क्या होता है? जहां पे किसी भी एक कंट्री का कोई अपना एक रिलीजन नहीं होता है, वो सारे रिलीजन्स को एक जितना ही इंपॉर्टेंस देती है, तो किसी भी एक रिलीजन को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं मिलती। फिर आता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है एक ऐसी कंट्री जहाँ पे रूल ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल हो। मतलब जनता खुद डिसाइड करे कि उनकी सरकार कौन सी होगी और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स कौन होंगे। फिर आता है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है कि जहाँ पे जो कंट्री के नॉमिनल हेड होते हैं, जो कि हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट है, वो भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इलेक्ट ही किए जाएंगे। यहाँ पे मोनार्की नहीं चलेगी कि राजा का बेटा ही राजा होगा या प्रेसिडेंट का बेटा ही प्रेसिडेंट होगा, तो ऐसा यहाँ पे नहीं चलेगा। ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी एक्सेप्ट फॉर द सोशलिस्ट, क्योंकि सोशलिस्ट अब हमारी कंट्री उतनी रही नहीं है। रीजन ये है कि 1991 के कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को स्टार्ट कर दिया, जिसके बाद हमारी इकोनॉमी थोड़ी कैपिटलिस्ट ज्यादा है, सोशलिस्ट कम है। हालांकि है तो मिक्स्ड इकोनॉमी जहाँ पे कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों के फीचर्स देखे जाते हैं, पर अब कैपिटलिस्ट थोड़ा आगे बढ़ चुका है या फिर वो स्ट्रॉन्ग हो चुका है, सोशलिज्म थोड़ा सा वीक हो चुका है। इसे आप इकोनॉमिक्स में डिटेल से कवर करेंगे, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि सोशलिस्ट हमारा एक फीचर है। और इन सबकी शुरुआत किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। नाउ इंडिपेंडेंस के बाद ही नहीं, बल्कि इंडिपेंडेंस के पहले भी वो हमारे पॉलिटिक्स के एक सेंट्रल फिगर माने जाते थे, क्योंकि उन्होंने काफी सारे स्टेप्स लिए थे या मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था इंडिया को इंडिपेंडेंट या फ्री करवाने के लिए। और उनके रोल मॉडल कौन थे? महात्मा गांधी जी। ओके, तो इनसे इंस्पायर होकर इनकी गाइडेंस में काफी सारे मूवमेंट्स को गवर्न कर रहे थे। अब हम बात करें कि वो हमारे इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर बने कब थे, तो वो बने थे 15 अगस्त 1947 में, तो 15 अगस्त 1947 में। पर प्रॉब्लम यह है कि इस तारीख को इलेक्शंस नहीं हुए थे। इलेक्शंस हुए थे 1951 में। तो इलेक्शंस होने के बाद अगर हम इसे कहें ऑफिशियली उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की ओथ कब ली थी, तो वो ली थी उन्होंने 13 मई 1952 को। तो बने कब थे? 15 अगस्त को। लेकिन ओथ कब ली थी? तो ओथ इलेक्शंस के बाद ही हुई थी ना। तो इलेक्शन हुए थे 1951 में, उसकी ओथ ली थी 13 मई 1952 में। बढ़ते हैं आगे, उनकी अर्ली लाइफ को डिस्कस करते हैं। तो उन्होंने अपनी पढ़ाई कैसे कंप्लीट की? पहले बर्थ कब हुआ? तो बर्थ हुआ था 14 नवंबर 1889 में। अब 14 नवंबर को खास क्या है? इसे हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ चिल्ड्रंस डे। तो चाचा नेहरू या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बर्थ डेट पर ही हम चिल्ड्रंस डे को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि उन्हें बच्चों से बहुत प्यार था। ओके, ईयर क्या है? 1889। महात्मा गांधी जी के बर्थ के 20 साल के बाद, तो ये उनसे 20 साल छोटे थे। तो महात्मा गांधी जी का बर्थ ईयर आपको याद ही होगा 1869। इनका क्या हो जाएगा? 1889, 20 साल के बाद। कहाँ पे इनका बर्थ हुआ था? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में एक सरस्वत ब्राह्मण फैमिली है जहाँ पे इनका बर्थ हुआ था। नाउ इनकी जो पूरी फैमिली है वो कश्मीरी डिसेंट है।
इसका मतलब इनके जो पूर्वज थे, दादा परदादा थे, वो कश्मीर से रहे होंगे, तो इनका जो डिसेंट है वो कहाँ से है? कश्मीर से। इसके अलावा इनके पिताजी का नाम है मोतीलाल नेहरू। वो भी एक बहुत ही फेमस बैरिस्टर का मतलब होता है लॉयर हुआ करते थे। उन्होंने भी लॉ स्टडी की थी और मोस्टली आपके पूरे जो भी पॉलिटिकल थिंकर्स हैं वो सब ने लॉ स्टडी की हुई है। तो मोतीलाल नेहरू जी जो इनके पिताजी थे वो एक बहुत ही फेमस लॉयर थे और सोशल वर्कर भी थे। इनकी माता जी का नाम था स्वरूप रानी। इनकी सिस्टर थी विजय लक्ष्मी पंडित। नाउ विजय लक्ष्मी पंडित जी सिर्फ इसलिए नहीं जानी जाती कि वो इनकी बहन थी, इनका अपना भी बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली में ये पहली वुमेन प्रेसिडेंट रह चुकी है। तो ये काफी पढ़ी लिखी, काफी समझदार औरत थी और इन्हें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में पहली वुमेन प्रेसिडेंट के तौर पे चुना गया था। फिर इनकी वाइफ है कमला नेहरू और उनकी बेटी थी श्रीमती इंदिरा गांधी। तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी आपकी जवाहरलाल नेहरू जी की बेटी थी जो कि इंडिया की पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी थी। इसके अलावा इनका रेसिडेंस मतलब इनका घर के का नाम क्या था? तो आनंद भवन और त्रिमूर्ति भवन। नाउ याद कैसे रहेगा? जहां पर स्वरूप रानी या फिर पंडित विजय लक्ष्मी या फिर इंदिरा गांधी जैसे लोग रह रहे हो तो वहां पर से भवन को हम क्या कहेंगे? आनंद भवन। वहां पे तो आनंद होगा ही। और साथ में है त्रिमूर्ति भवन। त्रिमूर्ति में तीन मूर्ति कौन है? उनकी माता जी स्वरूप रानी, विजय लक्ष्मी पंडित, इंदिरा गांधी। तो ये त्रिमूर्ति भवन इसे कहते थे। फिर हम बात करते हैं इनके एजुकेशन की। तो इनको इनकी जो एलिमेंट्री एजुकेशन थी मतलब जो प्राइमरी एजुकेशन थी वो उनको घर पे ही मिली थी। तो कोई प्राइवेट टीचर्स थे जो उनके घर आकर इनको सिखाया करते थे, तो इनकी प्राइमरी एजुकेशन तो घर पर ही हुई थी। इसके बाद जब ये 15 साल के थे तो ये इंग्लैंड चले गए थे। मोस्टली सभी पॉलिटिकल लीडर्स का यही होता है, उस टाइम पे यही होता था कि वो इंग्लैंड से कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड थे। तो लॉ की पढ़ाई करने के लिए स्पेशली वो कहाँ मूव करते थे? इंग्लैंड। तो ये भी 15 साल के जब थे तभी इंग्लैंड गए थे। वहां पर स्कूल का लाइफ कंप्लीट करने के बाद इन्होंने फिर एडमिशन लिया था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। ओके। ना इस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उन्होंने नेचुरल साइंस में ग्रेजुएशन किया। तो उनके पास जो बैचलर डिग्री थी वो नेचुरल साइंस में थी। इसके अलावा इन्होंने लॉ की पढ़ाई की थी द इनर टेम्पल इन लंदन। सुनने में लग सकता है कि लंदन में एक मंदिर रहा होगा और उस मंदिर के अंदर इन्होंने लॉ की स्टडीज की होंगी, पर ऐसा नहीं है। इनर टेम्पल नाम है लेकिन ये वहां का बहुत बड़ा लॉ स्कूल आप इसे कह सकते हो। तो बहुत फेमस लॉ स्कूल हुआ करता था। तो जो ट्रेडिशनल तीन फेमस लॉ स्कूल है उनमें से एक है इनर टेम्पल जो कि लंदन में था। ओके। और वहां पर अपनी लॉ स्टडीज कंप्लीट करने के बाद ये 1912 में इंडिया लौट आए। ओके। इसी ईयर के आसपास महात्मा गांधी जी भी इंडिया में लौट आए थे। डेट क्या थी? तो डेट थी 9 जनवरी। ईयर क्या था वो आप बताएंगे द कमेंट सेक्शन। ओके। इसके बाद जब वो इंडिया वापस आए तो वो अपने पिताजी के साथ ही लॉ की प्रैक्टिस करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। याद रहे कि उनके जो पिताजी थे वो कौन थे? मोतीलाल नेहरू। वो भी बहुत फेमस बैरिस्टर मतलब लॉयर थे। तो इंडिया वापस आते ही उन्होंने उन्हीं के साथ ही लॉ स्टडीज या प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया था। बढ़ते हैं आगे। तो इन्हें काफी सारे निकनेम से जाना जाता है जैसे कि चाचा नेहरू, पंडित नेहरू या बिल्डर ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो चाचा नेहरू या पंडित नेहरू तो आपने सुना ही होगा। बिल्डर मतलब अभी आपने जो देखा आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया, वो भी किसे कहा जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। ना वो हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर एक बार नहीं बल्कि तीन कॉन्सिक्यूटिव टर्म से बने थे। 3 बार तो बने थे पर तीन कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स। कॉन्सिक्यूटिव मतलब एक के बाद दूसरा फिर तीसरा। तो लगातार ये 3 बार हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। तो पहली बारी कब बने थे? तो 15 अगस्त 1947 में। लेकिन इलेक्शंस कब हुए थे? 1951 में। इलेक्शन के बाद उन्होंने प्रॉपर ओथ कब ली थी? तो 13 मई 1952 में। नाउ 52 से फिर 5 साल अगर हम गिने तो कितना होता है? 1957। फिर अगेन हम 5 साल गिने तो कितना हो जाएगा? 1962। तो पहली बार इस टाइम पे ओथ ली, फिर लगभग इसके आसपास ओथ ली होगी और तीसरा 62 में ओथ ली होगी। इसके बाद ये जो 5 साल का टेन्योर था वो खत्म होने वाला था या खत्म होता 67 में। लेकिन उससे पहले ही 1964 में इनकी हार्ट अटैक से डेथ हो गई थी इन द न्यू दिल्ली। तो 27 मई 1964 को इनकी हार्ट अटैक से दिल्ली हो गई इन द न्यू दिल्ली। इनका जो बर्थडे है 14 नवंबर, उसे हम सेलिब्रेट करते हैं चिल्ड्रंस डे की तरह क्योंकि इनको बच्चों से बहुत लगाव था। इसके बाद अगर हम इनके वर्क्स के बारे में डिस्कस करें तो जो नेहरू जी थे वो बहुत ही अच्छे राइटर भी हुआ करते थे। और उनके जो बहुत फेमस वर्क्स हैं उसमें पहला आता है भारत की एकता और फिर आता है भारत की खोज।
तो भारत की एकता, भारत की खोज, ये उनकी दो फेमस राइटिंग्स हैं। और इसके अलावा उन्होंने आत्मकथा मतलब अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी थी। इसके अलावा इनको 1955 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था, तो इनको भारत रत्न दिया गया था 1955 में। इनके कुछ स्लोगन्स थे जैसे कि पूर्ण स्वराज, जिसे कहते हैं कंप्लीट इंडिपेंडेंस। इसके अलावा आराम हराम है, तो आराम नहीं करना या फिर वर्क करते रहो, ये भी उनका एक स्लोगन था। तो आराम हराम है और पूर्ण स्वराज, ये इनके स्लोगन्स थे। इसके बाद हमने अभी देखा कि 27 मई 1964 को उनकी डेथ हो गई थी हार्ट अटैक से, और कहाँ हुई थी? दिल्ली में। और उनका जो मेमोरियल है वो भी कहाँ बनाया गया है? तो न्यू दिल्ली के ही शांति वन में बनाया गया है। अब मेमोरियल का मतलब होता है कि जब मरने के बाद उनकी समाधि बनाई जाती है, तो वो कहाँ पे थी? न्यू दिल्ली के शांति वन में। ओके। इसके बाद हम इसके कुछ इंस्पिरेशनल सर्मन्स भी थे, तो इंस्पिरेशनल सर्मन्स में या कुछ ऐसी बातें जो लोगों को बहुत मोटिवेट करती हैं, उनमें पहली लाइन थी, एवरी लिटिल थिंग मैटर्स इन द क्राइसिस सिचुएशन। इसका मतलब जब बुरा वक्त चल रहा होता है, जब हालात खराब होते हैं, तो छोटी से छोटी चीज की इंपॉर्टेंस भी ज्यादा होती है। हिंदी में कहावत भी है कि डूबते हुए को तिनके का सहारा। जब बहुत ही बुरी सिचुएशन हो तो छोटी से छोटी चीज भी आपको बचा सकती है। फिर आता है कल्चर इज एन एक्सटेंशन ऑफ माइंड एंड सोल। तो आप जो सोच रहे हैं, आप जो फील करते हैं, वही आपका कल्चर डिसाइड करता है। सब कहते हैं ना कि ये पर्सन काफी कल्चर्ड है, ये तो काफी इल कल्चर्ड पर्सन है। तो ये कैसे बताते हैं? उसकी सोच, उसके विचारों या उसकी भावनाओं से पता चलता है। तो आपकी सोच और आपका सोल डिसाइड करता है कि आपका कल्चर क्या है। तो कल्चर बस आपके माइंड एंड सोल का ही एक्सटेंशन है। फिर आता है थ्योरी मस्ट बी बैलेंस्ड विद रियलिटी। थ्योरी क्या होती है? जो आप बस कह देते हो ना, तो आपने बस लिखी है, उसे क्या कहते हैं? वो थ्योरी है। तो कहने के तो आप कुछ भी चीजें कह सकते हो, लिखने के लिए कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन उसके पीछे कुछ रियलिटी होनी चाहिए, या उसके थ्योरी और रियलिटी के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। तो आजकल नहीं होता है कि आप पहले के टाइम पर भी जो पॉलिटिकल लीडर्स थे वो काफी कुछ कह देते थे कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, मुझे ये भी आता है। लेकिन जो भी चीजें आप कह रहे हो वो सिर्फ थ्योरी है। आपके थ्योरी और आपके कर्मों के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए, है ना। फिर आता है फेलियर कम्स ओनली व्हेन वी फॉरगेट अवर आइडियल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल्स। तो प्रिंसिपल्स का मतलब होता है सिद्धांत, ऑब्जेक्टिव मतलब आपका जो गोल है, जो लक्ष्य है, और आपके आइडियल्स। जब आप इन तीन चीजों को भूल जाते हो तभी आप फेल होते हो। तो हर एक पर्सन जो आज फेल है या फेलियर फेस कर चुका है, वो इसीलिए फेलियर फेलियर फेस करता है क्योंकि वो अपने आइडियल्स, अपने ऑब्जेक्टिव्स और अपने प्रिंसिपल्स को भूल जाता है। तो भगवान न करे, पर अगर इन केस अगर आप भी एमपीपीएससी में फेल हो जाओ, तो वो इसीलिए होगा क्योंकि आप अपने ऑब्जेक्टिव को भूल रहे हो। तो ऑब्जेक्टिव कि आप क्या हासिल करना चाहते हो, सबको इग्नोर करके जब आप रील्स देखते हो, शॉर्ट्स देखते हो, मूवीज देखने चाहते हो, या फालतू का टाइम पास करते हो, सब कुछ छोड़ छाड़ के, तभी आप फेल हो जाते हो, है ना। तो ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल्स एंड आइडियल्स, ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप इनको भूल जाते हो तो फेलियर आता है। फिर अब बात करते हैं इनके पॉलिटिकल लाइफ के बारे में, बट ये स्टार्ट करने से पहले एक बार पूरी स्लाइड से गो थ्रू करते हैं जो अभी तक हम कवर कर चुके हैं, क्योंकि सिर्फ पढ़ना मोटिव नहीं है, उसे याद रख पाना बड़ा मोटिव है। तो पहले हम देखते हैं कि हमने स्टार्ट कहाँ से किया था। एक सेकेंड। तो हमने स्टार्ट किया था कि पंडित जवाहरलाल पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के इंट्रोडक्शन से, कि वो हमारे मॉडर्न इंडिया के आर्किटेक्ट माने जाते हैं, पहले प्राइम मिनिस्टर थे, महात्मा गांधी जी से मोटिवेटेड थे। इसके अलावा इनका बर्थ हुआ था 14 नवंबर 1889, दैट इज महात्मा गांधी जी से 20 साल ये छोटे थे। इलाहाबाद यूपी में इनका बर्थ हुआ था। इनके सरस्वत फैमिली से ये बिलोंग करते थे, जिनका कश्मीरी डिसेंट था। इनके जो पिताजी थे वो मोतीलाल नेहरू थे, बहुत ही फेमस लॉयर थे। मदर स्वरूप रानी थी। इसके अलावा सिस्टर विजय लक्ष्मी पंडित थी। इनकी डॉटर श्रीमती इंदिरा गांधी थी। इसके अलावा इनकी जो वाइफ थी वो थी कमला नेहरू। ये आनंद भवन या फिर त्रिमूर्ति भवन में ये रहते थे। एजुकेशन में इनकी जो एलिमेंट्री एजुकेशन थी वो इनके घर पर ही हुई थी। 15 साल की उम्र में ये लंदन चले गए थे, इंग्लैंड चले गए थे। वहां पे अपने स्कूल्स कंप्लीट करने के बाद उन्होंने फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, और उन्हें अपने जो ग्रेजुएशन था वो किया था नेचुरल साइंस में। इसके अलावा इन्होंने वहाँ के एक इनर टेम्पल में इन्होंने लॉ की स्टडीज पूरी की थी। 1912 में ये इंडिया वापस आ गए थे और अपने फादर के साथ इन्होंने लॉ प्रैक्टिस किया था। फिर इनको चाचा नेहरू या पंडित नेहरू या बिल्डर ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। लगातार 3 सालों तक ये हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। पहली बार 15 अगस्त 1947 में, पर इलेक्शन वाइज देखें तो पहली बार जो उन्होंने ओथ ली थी वो 13 मई 1952 में ली। इसके बाद फिर वो लगातार 3 साल तक हमारे प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किए गए थे। बट 1964 में इनकी डेथ हो गई थी न्यू दिल्ली में हार्ट अटैक से।
ये काफी अच्छे लेखक भी थे। तो भारत की एकता, भारत की खोज और आत्मकथा भी इन्होंने लिखा है। 1955 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इनके स्लोगन्स थे पूर्ण स्वराज और आराम आराम। इसके अलावा उनकी डेथ हुई थी न्यू दिल्ली में 27 मई 1964 को हार्ट अटैक से। और इनका जो मेमोरियल है वो यही वही न्यू दिल्ली में है, शांति वन। इसके जो फेमस आपके सरमन्स है वो उसमें आता है, एवरी लिटिल थिंग मैटर्स इन अ सिचुएशन, इन अ क्राइसिस सिचुएशन, then culture is an extension of mind and soul, then a theory must be balanced with reality, then failure comes only when we forget our ideals, objectives and principles. फिर हम अभी डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल लाइफ ऑफ पंडित नेहरू। Now, after returning to India in 1912, 1912 में इंडिया रिटर्न होने के बाद इन्होंने तुरंत ही पॉलिटिक्स को या डायरेक्टली पॉलिटिक्स को ज्वाइन कर लिया था। ठीक है, तो जब ये बिल्कुल छोटे भी थे या जब ये स्टूडेंट थे, तब भी वो चाहते थे कि वो फ्रीडम स्ट्रगल में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दें, या वो सारी कंट्रीज जो किसी और कंट्री की गुलाम है या जहाँ पे फॉरेन रूल चल रहा है, उस सारी कंट्रीज को आजाद करवाने के स्ट्रगल में ये कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते थे। 1912 में जब ये इंडिया वापस आए, तो उसी साल ही इन्होंने बंकीपुर कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था एज अ डेलीगेट। ओके, देन 1919 में उन्हें होम रूल मूवमेंट का सेक्रेटरी बना दिया था इलाहाबाद। नाउ होम रूल मूवमेंट क्या था? तो होम रूल का मूवमेंट का बेसिकली फंडा ये था कि हमारी कंट्री में हमारा खुद का ही रूल होना चाहिए। तो सेल्फ गवर्नमेंट इन अवर ओन कंट्री, ये हमारा बेसिक एजेंडा था होम रूल मूवमेंट का। इन्हें रूल या इन्हें जो गवर्न या फिर लीड कौन कर रहे थे? तो इन्हें लीड कर रहे थे दो लोग। फर्स्ट एनी बेसेंट, इनका मेन ये मूवमेंट था, और इनके अलावा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक जी जो है वो मेनली महाराष्ट्र और कर्नाटका वाले रीजन में होम रूल मूवमेंट को लीड किया करते थे, और रेस्ट ऑफ द इंडिया में एनी बेसेंट लीड किया करती थी। और स्पेशली जो आपके इलाहाबाद में जो ये होम रूल मूवमेंट चल रहा था, वहां के सेक्रेटरी बनाए गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। इसके बाद अगर हम बात करें तो 1916 में गांधी जी से ये पहली बार मिले थे। तो ये इंडिया कब आए थे? 1912 में। और ये गांधी जी से कब मिले? 1916 में। इसका क्लियरली मतलब ये है कि गांधी जी इसके बीच में ही इंडिया लौटे होंगे। अब एग्जैक्टली कौन सा ईयर है वो तो आपको बताना है इन द कमेंट सेक्शन। ओके, तो ये पहली बार गांधी जी से मिले थे और उससे वो काफी हद तक इंस्पायर हो चुके थे। इसके बाद इन्होंने पहली बार जो अपना किसान या किसानों से जब ये जुड़े थे या किसान मार्च में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, तो वो किया था 1920 में। याद रहे 1920 वही साल है जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी इसी साल स्टार्ट हुआ था, और पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू किसान मार्च में कब ज्वाइन हुए थे? 1920 में। कहाँ पे था ये किसान मार्च, या कहाँ के किसानों के साथ ही जुड़े थे? तो प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट इन यूपी। तो इनका बर्थ भी कहाँ पे हुआ था? यूपी में। तो यूपी के ही प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट के जो किसान थे उनको कुछ काफी प्रॉब्लम्स थी ब्रिटिश के रूल से, या उनके कुछ फैसलों से ये वो संतुष्ट नहीं थे या डिससेटिस्फाइड थे, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की लीडरशिप में उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया था। इसके अलावा इस 1920 से 22 के बीच में जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला था, इसमें पार्टिसिपेट करने की वजह से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को 2 बार जेल भी जाना पड़ चुका था। तो 2 बार जेल जा चुके थे सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था 1920 से 1922 के बीच में। इसके बाद हम बात करें तो ये जो है वो हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। पहले भी हमने पढ़ा था कि सेक्रेटरी रह चुके हैं किसके? होम रूल मूवमेंट के इलाहाबाद में। और अभी हम दोबारा पढ़ रहे हैं कि इनको जनरल सेक्रेटरी बनाया गया किसका? ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का। कब बनाया गया? तो 1923, क्योंकि 20 से 22 के बीच में तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था। उसके दौरान ये 2 बार जेल भी गए थे। अच्छा, टोटल 2 बार जेल नहीं गए थे, टोटल तो जवाहरलाल नेहरू जी 9 बार जेल जा चुके थे, लेकिन सिर्फ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के चलते कितनी बार गए थे? 2 बार जेल गए थे। तो उसके बाद जब ये बाहर निकले तो 1923 में, अगले साल सितंबर में, इनको ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया था। 1928 में इन्होंने एक प्रोसेशन लेड किया था अगेंस्ट द साइमन कमीशन। नाउ साइमन कमीशन से प्रॉब्लम क्या थी कि ये एक कमीशन था जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए बनाया गया था। बट प्रॉब्लम ये थी कि रिफॉर्म्स कहाँ पे होने थे? इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के रिफॉर्म होने थे, पर इस पूरी कमीशन में एक भी इंडियन था ही नहीं। तो किसी भी इंडियन को इसका मेंबर नहीं बनाया गया था, जिसकी वजह से जो इंडियंस थे वो काफी डिससेटिस्फाइड थे। ठीक है, जिसकी वजह से इसके खिलाफ प्रोसेशंस निकलते थे। प्रोसेशन का मतलब है प्रोटेस्ट करना,
तो एक रैली निकलती थी जिसमें साइमन कमीशन के नारे लगते थे कि गो बैक साइमन गो बैक, और ये सारे प्रोसेशन को लेड कर रहे थे कौन, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। और ये कहाँ पे हुआ था, लखनऊ में इस प्रोसेशन को उन्होंने लीड किया था, और वहां पे उन पर लाठी चार्ज भी की गई थी। ओके, तो 1920 से 22 के बीच में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था। उस दौरान ये 2 बार जेल भी गए थे। इसके अगले साल इनको ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया था। 1928 में जब साइमन कमीशन बना था तो उसके खिलाफ लखनऊ में एक प्रोसेशन निकल रहा था जिसको लीड किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, और उसी दौरान उन पर लाठीचार्ज भी किया गया। सो इन द सेम ईयर 1928, जिस साल साइमन कमीशन के अगेंस्ट प्रोसेशन निकाला गया था, उसी साल जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था, और यहाँ पर एक नेहरू रिपोर्ट प्रेजेंट की गई थी ऑन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। नाउ साइमन कमीशन भी इसीलिए फॉर्म किया गया था ताकि वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के रिफॉर्म्स को सजेस्ट कर सके। बस प्रॉब्लम हमें बस इतनी थी कि उस कमीशन में कोई भी इंडियन मेंबर था ही नहीं, तो कोई भी फॉरेनर ये क्यों डिसाइड करे कि हमारी कंट्री के रिफॉर्म्स क्या होने चाहिए। तो हमारे यहाँ के लीडर्स ने खुद अपनी एक रिपोर्ट बनाई जिसमें उन्होंने लिखा कि हमारे अकॉर्डिंग कौन कौन से रिफॉर्म्स है जो कॉन्स्टिट्यूशन में किए जाने चाहिए। उस रिपोर्ट का नाम था नेहरू रिपोर्ट। ना उसमें कुछ लोगों ने सिग्नेचर किया, कुछ लोगों ने सिग्नेचर नहीं किया। जवाहरलाल नेहरू जी उन लोगों में से थे जिन्होंने इसमें सिग्नेचर किया था। नाम सुनकर आपको लग सकता है कि नेहरू रिपोर्ट जवाहरलाल नेहरू जी के नाम के ऊपर रखी गई होगी, बट ये मोतीलाल नेहरू जी के नाम के ऊपर रखी गई थी। तो मोतीलाल नेहरू जो कि जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे, जो कि काफी अच्छे लॉयर भी थे, इनके नाम पे इस रिपोर्ट का नाम रखा गया था। इसी साल उन्हें इंडियन इंडिपेंडेंस लीग को भी फॉर्म किया और वो इनके जनरल सेक्रेटरी बने, जवाहरलाल नेहरू जी। ना ऑलरेडी ये होम रूल जो कि इलाहाबाद में था उनके भी सेक्रेटरी रह चुके हैं। इसके अलावा फिर उन्होंने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के भी जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं, और अब इन्होंने फॉर्म किया था इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, और ये खुद इनके क्या थे, जनरल सेक्रेटरी थे। इस ये लीग बनाने का मेन मोटिव क्या था, ताकि वो इंडिया को ब्रिटिश एम्पायर से पूरी तरह से सेपरेट कर सके। तो हमें नहीं चाहिए था कि ब्रिटिश एम्पायर का हमारे ऊपर कोई भी कंट्रोल हो, तो इंडिया को उसके कंट्रोल से बाहर निकालने के लिए ये लीग फॉर्म हुई थी। इसके बाद हम बात करते हैं कि 1929 में पंडित नेहरू को इलेक्ट किया गया था लाहौर सेशन के प्रेसिडेंट के तौर पर। तो लाहौर में एक सेशन हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, अभी इसके अलावा इसका भी मेन पर्पस यही था कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए थी फ्रॉम द फॉरेन रूल। तो हमें नहीं चाहिए था कि ब्रिटिशर्स का कोई भी कंट्रोल हमारी कंट्री पर हो। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए लाहौर सेशन लगाया और स्टार्ट किया गया था। इसके बाद उन्हें काफी बार जेल जाना पड़ा था 1930 से 35 के बीच में। ये साल अगर आपको याद हो तो इस टाइम पे क्या हुआ था, 1930 पे दांडी मार्च हुआ था, दैट मीन्स सॉल्ट सत्याग्रह। तो 1930 से लेकर 1935 के बीच में सॉल्ट सत्याग्रह के चलते, और उसके बाद भी काफी सारे और भी कांग्रेस मूवमेंट चले थे, उन सबकी वजह से नेहरू जी को कई बार जेल जाना पड़ा था। और एग्जैक्टली हमने डिस्कस किया था कि वो अपनी पूरी लाइफ टाइम में 9 बार जेल जा चुके थे। तो स्पेशली इस पीरियड में वो कई बार गए थे 1930 से 35 के बीच। इसके अलावा जनवरी 26 जो कि अभी हम रिपब्लिक डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं, उसे हम उस टाइम पर फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे की तरह सेलिब्रेट किया करते थे। तो 26 जनवरी 1930 को जवाहरलाल नेहरू जी ने रावी रिवर के सामने या उनके बैंक्स पर हमारा जो तिरंगा था, इंडियन नेशनल फ्लैग था, उसे होस्ट किया था। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने 26 जनवरी 1930 को रावी रिवर के सामने हमारे तिरंगे को, हमारे फ्लैग को होस्ट किया था, और उसे हमने सेलिब्रेट किया था फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे की तरह। ओके, और यही रीजन था कि हमें आजादी तो 15 अगस्त को मिल गई थी, पर हमने 26 जनवरी का वेट किया था कि हम कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी से ही लागू करेंगे, क्योंकि ये डेट हमारे लिए बहुत खास थी, तो हम उसको अब रिपब्लिक डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। इसके अलावा उन्होंने अपनी जो ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, हमने देखा था उनके काफी सारे वर्क्स थे, जैसे भारत की खोज, भारत की एकता। तो इसके अलावा उन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी भी लिखी थी, और वो उन्होंने कंप्लीट की थी 14 फरवरी 1935। तो 1935 हमने देखा, अभी 1930 से लेकर 35 के बीच में वो कई बार जेल गए थे। तो जब 35 में वो जेल में थे तो वो कौन सी जेल में थे, अल्मोड़ा जेल में थे। अल्मोड़ा जेल में वो काफी लंबा टाइम स्पेंड कर चुके हैं। तो यहाँ पर जब वो 1935 जेल में थे तो उस टाइम उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी कंप्लीट की थी। इसके बाद हम बात करें कि पंडित नेहरू जी ने पर्सनल सत्याग्रह में भी पार्टिसिपेट किया था। पर्सनल सत्याग्रह वही है जिसे आप इंडिविजुअल सत्याग्रह के नाम से जानते हो। तो प्रॉब्लम ये थी कि जब ब्रिटिशर्स हमारे वर्ल्ड वॉर सेकेंड में बहुत बिजी थे और हमारी मर्जी के खिलाफ
उन्होंने इंडिया को भी उस वॉर में इन्वॉल्व कर दिया था। तो उसकी वजह से इंडियंस और इंडियन लीडर काफी नाखुश थे। तो हम चाहते थे कि हम क्या करें, सत्याग्रह करें। लेकिन उस टाइम पे हमें डर भी था। स्पेशली महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि मैं नहीं चाहता कि इस टाइम पे बहुत मास मूवमेंट हो या कोई बड़ा सा प्रोटेस्ट हो हमारे यहाँ पे, जिससे ब्रिटिशर्स का ध्यान यहाँ पे डाइवर्ट हो। रीजन ये था कि अगर ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे ध्यान दिया तो वो वहां पे वॉर हार जाएंगे, और अगर वो वहां पे वॉर हार गए तो इससे हमारा कुछ फायदा होगा नहीं, उल्टा नुकसान हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या होगी कि अब ब्रिटिशर्स अगर हार जाएंगे तो हमारी कंट्री में ब्रिटिशर्स के अलावा कोई और कंट्री राज कर सकती है। तो फिर हमें दोबारा से अपने इंडिपेंडेंस स्ट्रगल को शुरू करना पड़ेगा, और दूसरी कंट्री के साथ डील करने में हमें और भी ज्यादा प्रॉब्लम जा सकती है। तो हम नहीं चाहते थे कि इस टाइम पर ब्रिटिशर्स को ज्यादा लोड दिया जाए या फिर कोई बड़ा मास मूवमेंट किया जाए। लेकिन हम ये भी नहीं चाहते थे कि हम बिल्कुल शांत बैठे, क्योंकि हमें ये चाहिए था कि इंडियंस में ये जो फीलिंग है कि हमें इंडिपेंडेंस मिलना चाहिए, ये जारी रहे। तो इंडिविजुअल सत्याग्रह अनाउंस किया गया था, और जो ये जवाहरलाल नेहरू जी थे वो इसमें सेकेंड सत्याग्रही बने थे। फर्स्ट सत्याग्रही कौन थे? क्या वो गांधी जी थे, या वो विनोबा भावे जी थे, या वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, या वो कौन थे? आपको ये बताना है इन द कमेंट सेक्शन, और ये ऑप्शंस में से ही एक है, या तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल होंगे, या तो गांधी जी होंगे, या तो विनोबा भावे। ठीक है, अभी फर्स्ट सेकंड सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। फर्स्ट कौन थे ये आप बताएंगे इन द कमेंट सेक्शन, जिसकी वजह से उन्हें 31 अक्टूबर 1940 को अरेस्ट किया गया था। तो अभी तो वो बाहर निकले ही थे, 1935 में वो जेल में रहकर अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख रहे थे। इसके बाद फिर जब ये इंडिविजुअल सत्याग्रह चलाया गया तो उन्हें अगेन अरेस्ट कर लिया गया था 1940 में। इसके बाद जब वो 1941 में जेल से आजाद हुए, इसके बाद इन्होंने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग हुई थी मुंबई में। वहां पे पंडित जी ने अपना एक गोल बताया था कि हमें क्विट इंडिया मूवमेंट को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो क्विट इंडिया मूवमेंट क्या है, नाम से समझ में आ रहा है, भारत छोड़ो अभियान। तो हमें चाहिए था कि जो ब्रिटिशर्स है वो इंडिया को छोड़ के अब चले जाए। तो 1941 में जब ये जेल से बाहर निकले तो फिर अगेन एक मीटिंग रखी गई थी मुंबई में, और ये वही कांग्रेस की एक मीटिंग थी। इसमें जवाहरलाल नेहरू जी ने ये इंसिस्ट किया था कि अब हमें क्विट इंडिया मूवमेंट को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इसके बाद 1942 में को उनको दोबारा से अरेस्ट कर लिया गया था। इनके अलावा और भी काफी सारे लीडर्स थे जिनको अरेस्ट किया गया था, और उन्हें ले जाया गया था कहाँ? अहमदनगर फोर्ट। और इस टाइम पे वो काफी लंबे टाइम के लिए इस जेल पे बंद थे। तो अहमदनगर फोर्ट ले जाया गया था, इनके साथ काफी और भी सारे लीडर्स थे, और लगभग ये 3 साल के लिए इस फोर्ट में या इस जेल में, अल्मोड़ा जेल में बंद थे। ओके, कुल मिला के वो अपनी पूरी लाइफ टाइम में 9 बार जेल जा चुके थे। ठीक है, आपको ये बताना है कि अल्मोड़ा कहाँ पर है। तो अल्मोड़ा हालांकि एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि हमारे किसी स्टेट में है ना। तो आप बताना है कि क्या ये पंजाब का स्टेट है, या ये हरियाणा का स्टेट है, या फिर उत्तराखंड है, या फिर ये यूपी में है। एग्जैक्टली कहाँ पर अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट है ये आपको बताना है। ओके, तो यहाँ पर 1942 में क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट डिक्लेयर कर दिया गया था, जिसकी वजह से काफी सारे लीडर्स को, जवाहरलाल नेहरू जी भी उनमें से शामिल थे, उन्हें ले जाया गया था अहमदनगर फोर्ट। यहाँ पे वो काफी लंबे टाइम तक बंद थे, तो लगभग 3 साल तक वो यहाँ पे थे। कुल मिला के वो अपनी पूरी लाइफ टाइम पे 9 बार जेल जा चुके थे। 1946 में उन्हें प्रेसिडेंट की तरह इलेक्ट किया गया था ऑफ द कांग्रेस फॉर द फोर्थ टाइम। तो ये पहली बार नहीं था, ये चौथी बार वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट की तरह इनको इलेक्ट किया गया था। इसके अलावा जब एक इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी 1946 में, तभी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था, और ये पहले वो पर्सन थे जिन्होंने रेड फोर्ट में हमारा जो तिरंगा था उसे होस्ट किया था। याद रहे 26 जनवरी 1930 में भी रावी नदी के किनारे पर इन्होंने इंडियन फ्लैग होस्ट किया था, उसे सेलिब्रेट किया गया था हमने फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे की तरह। इसके अलावा जब हमारी इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुई, इंटरिम गवर्नमेंट क्या होती है? जब प्रॉपर इलेक्शन उस टाइम पे हुआ नहीं था, तो हमने इलेक्शन से पहले ही अपनी एक टेम्पररी पीरियड के लिए गवर्नमेंट बनाई थी, है ना। कुछ लीडर्स को हमने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी थी। तो वो जो इंटरिम गवर्नमेंट हमने बनाई थी टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए, उसमें भी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे उनको मौका दिया गया था। वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने रेड फोर्ट में हमारे इंडियन फ्लैग को होस्ट किया था। तो ये था उनका पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन। तो पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो पॉलिटिकल के कॉन्ट्रीब्यूशन में पहले हमने देखा था कि 1912 में जो जवाहरलाल नेहरू जी थे वो इंडिया आए थे, और डायरेक्टली उन्होंने पॉलिटिक्स को ज्वाइन कर लिया था। जिस साल वो यहाँ आए थे उसी साल उन्होंने बंकीपुर कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। 1990 में उनको इलाहाबाद के जो होम रूल थे उनके सेक्रेटरी बना दिए गए। इसके अलावा 1916 में उन्होंने गांधी जी से पहली मुलाकात हुई थी,
और वो उससे काफी ज्यादा इंस्पायर हो गए थे। 1920 में पहली बार उन्होंने किसान मार्च में पार्टिसिपेट किया था। ये किसान मार्च कहाँ हो रहा था? यूपी के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हो रहा था। इसके बाद जब 1920 से 22 के बीच में जब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था, इस दौरान वो 2 बार जेल जा चुके थे। इसके अलावा वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के भी जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं 1923 में। और इसके अलावा 1928 में जब साइमन कमीशन आया था, तो उसके प्रोसेशन को भी उन्होंने लेड किया था। कहाँ पर? लखनऊ। और पर लाठीचार्ज भी किया गया था। इसके अलावा 1928 में उन्होंने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया, जहां पे नेहरू रिपोर्ट प्रेजेंट की गई थी। और ये रिपोर्ट थी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स के चलते। तो यहाँ पे कुछ लीडर्स ने सिग्नेचर किया था, कुछ ने नहीं किया था। तो जवाहरलाल नेहरू जी उन लोगों में से थे जिन्होंने इस पे सिग्नेचर किया था। ये रिपोर्ट का नाम मोतीलाल नेहरू जी के नाम पर रखा गया था। इसके अलावा जो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग थी, उनको भी फॉर्म किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने। और वो इनके क्या बन चुके थे? जनरल सेक्रेटरी। इसके अलावा इसका मेन मोटिव ये था कि इंडिया को ब्रिटिश रूल से बाहर निकालना है। 1929 में जब लाहौर सेशन हुआ था, तो वहां के भी प्रेसिडेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। वहां पे इसी बात पे एम्फेसाइज किया गया था कि हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस चाहिए फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। 1930 से 35 के बीच में ये दांडी मार्च और जो सॉल्ट सत्याग्रह और बाकी और भी कई सारे मूवमेंट्स थे, जिसकी वजह से उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा था। 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के किनारे पर पहली बार जवाहरलाल नेहरू जी ने हमारा तिरंगा होस्ट किया था, और उसे हमने सेलिब्रेट किया था एज द फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे। इसके अलावा 14 फरवरी को 1935 में अल्मोड़ा जेल में रहते हुए उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी को कंप्लीट किया था। इन्होंने जो इंडिविजुअल सत्याग्रह था या पर्सनल सत्याग्रह था, उसमें भी पार्टिसिपेट किया था, और उन्हें जाना जाता है सेकेंड सत्याग्रही के नाम से। फर्स्ट सत्याग्रही कौन थे, ये आप बताएं। इसके बाद है जब 1941 में जब इन्हें जेल से बाहर निकाला गया, तो उन्होंने फिर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जो मीटिंग थी मुंबई में, उसे अटेंड किया था। और वहां पर उन्होंने सजेस्ट किया था कि हमें क्विट इंडिया मूवमेंट को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अगेन 1942 में इनको अरेस्ट किया गया, और इस टाइम पे उन्हें लंबे टाइम के लिए अहमदनगर फोर्ट में रखा गया था ना। उसके बाद इनकी पूरी लाइफ टाइम पे 9 बार ये जेल जा चुके थे। 1946 जुलाई में उन्हें कांग्रेस के प्रेसिडेंट की तरह इलेक्ट किया गया था, और ये चौथी बार था। तो इससे पहले भी वो 3 बार इलेक्ट हो चुके थे, चौथी बार 1946 में इलेक्ट किया गया था। इंडियन गवर्नमेंट जब बनी थी, तो उसमें भी प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने रेड फोर्ट में पहली बार हमारे तिरंगे को होस्ट किया था। So now we will discuss about the contribution of पंडित नेहरू in the constitution making. तो संविधान को बनाने में नेहरू जी का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, वो हम इसमें देखेंगे। तो नेहरू जी ने पहले तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को प्रेजेंट किया था, और कब प्रेजेंट किया था, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 13 दिसंबर 1946 को। तो 13 दिसंबर 1946 में को ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है, उसे प्रेजेंट किया गया था। और इसमें लिखा गया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर और फिलॉसफी क्या होनी चाहिए। तो कौन से राइट्स होने चाहिए, कौन सी ड्यूटीज होनी चाहिए, क्या क्या इसमें हम ऑफर करेंगे टू द पब्लिक ऑफ इंडिया। स्पेशली हमारे जो फंडामेंटल राइट्स का जिक्र किया गया था, वो सबसे पहले इसी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में ही किया गया था। और इवन हमारे प्रियम्बल में भी काफी सारी चीजें ऐसी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से ही उठाई गई है। तो यहाँ पर ये लिखा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। इसके अलावा इसमें ये भी लिखा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये डिक्लेयर करती है कि हमारा इंडिया आज से इंडिपेंडेंट है, सोवरेन है, और रिपब्लिक भी है। नाउ ये क्या होता है? इंडिपेंडेंट मतलब आजाद, सोवरेन मतलब ऐसी कंट्री जिसको अपने खुद के फैसले लेने के लिए किसी और कंट्री से नहीं पूछना पड़ता है, जो अपने सारे डिसीजंस खुद ले सकती है। रिपब्लिक मतलब जो उनका नॉमिनल हेड होते हैं वो इलेक्टेड होंगे, ना कि मोनार्की चलेगी। तो ये हमने डिक्लेयर किया था। और इसके अलावा हमने ये भी डिक्लेयर किया था कि इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ताकि हम अपने फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल सकें। तो यहाँ से इनिशिएट हुआ था कि हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की जो तैयारी है, वो शुरू कर देनी चाहिए। इसके बाद जो सारे पावर्स थे, ये भी डिक्लेयर किया गया था इसमें कि जो सारे पावर्स हैं सोवरेन एंड इंडिपेंडेंट इंडिया की, वो कहाँ पे होंगे? पीपल ऑफ इंडिया के पास होंगे। इसका मतलब इंडिया की सारी पावर्स या उन पावर्स का सारा सोर्स कौन रहेगा? पब्लिक ऑफ इंडिया। इसका मतलब यहाँ की जनता के पास सारी पावर्स है, या फिर यहाँ की जनता डिसाइड करेगी कि सारी पावर्स किसको मिलना चाहिए। तो पावर सोर्स ऑफ ऑल द पावर्स रिसाइड विद द पब्लिक ऑफ इंडिया। इसके अलावा यहाँ पर कुछ ऐसे भी एफर्ट्स डाले गए थे, ताकि या फिर ऐसे कुछ गाइडलाइंस दी गई थी कि कैसे हम इंडिया का एक राइटफुल प्लेस बना सके इन द होल वर्ल्ड। इसका मतलब पूरी दुनिया में इंडिया की एक बेहतरीन जगह होनी चाहिए, या फिर उसकी एक रेपुटेशन होनी चाहिए।
या फिर जब भी कोई जिक्र हो या कोई नेशनल मुद्दे हो तो उसमें इंडिया के कुछ ओपिनियंस होने चाहिए। तो इंडिया को उसकी जगह दिलाने के लिए भी यहाँ पे काफी सारे एफर्ट्स किए गए। इसके अलावा हमने ये प्रेजेंट कब किया था, वो डेट तो अभी हमने देखी। पास कब किया गया था, तो 22 जनवरी 1947 को ये पास किया गया था। तो ये जो रिजोल्यूशन था उसे प्रेजेंट किया गया था 13 दिसंबर 1946। लेकिन इसे पास कब किया गया था, सबने इसमें वोटिंग देकर इसे पास कब किया था, तो 22 जनवरी 1947 में। ओके, बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर जब ऐसी कोई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है तो वहां पे कुछ कमिटीज बनाई जाती है। जैसे अभी भी हमारे सरकार के कुछ मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, तो उस टाइम पे भी कमिटीज बैठाई जाती थी ताकि पावर्स सारे काम को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकें कि इस चीज की जिम्मेदारी आपकी रहेगी, फिर एक अलग कमेटी बनाई जाएगी अलग मुद्दे के लिए, उसकी जिम्मेदारी किसी को दी जाएगी। तो वैसे ही काफी सारी कमिटीज बनाई गई थी। उनमें से 3 कमिटीज के जो चेयरमैन थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। वो 3 कमिटीज कौन सी थी, PSC, पब्लिक सर्विस कमीशन। ओके, पी से क्या हो जाएगा, पावर्स कमेटी। अच्छा, ये शॉर्ट फॉर्म है PSC। पी से क्या हो जाएगा, पावर कमेटी। एस से क्या हो जाएगा, कमिटी फॉर स्टेट। एंड सी से क्या हो जाएगा, कमिटी फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक थी हमारी यूनियन पावर कमेटी, दूसरी थी कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, और तीसरी थी कमेटी फॉर द स्टेट। तो पावर, स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशन, ये 3 कमिटीज के जो चेयरमैन थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। इसके अलावा वो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर तो थे ही। आगे बात करते हैं इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ पंडित नेहरू। ठीक है, तो हालांकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में ज्यादा कुछ स्लाइड्स थी नहीं, पर फिर भी इसको रिवाइज करते हुए बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आया था 13 दिसंबर 1946 में। इसमें लिखा गया था कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसका क्या स्ट्रक्चर होगा, क्या फिलोसफीज होंगी। इसे प्रेजेंट तो 13 दिसंबर को किया गया था, पर इसे पास कब किया गया था, 22 जनवरी 1947 में। यहाँ पे बताया गया था कि हमारे क्या राइट्स होने चाहिए, या फिर हमारे प्रिएबल में कुछ वर्ड्स यूज किए हैं तो डायरेक्टली यहीं से हमने लिए हैं। इसके अलावा इसमें यह भी लिखा गया था कि इंडिया की सारी पावर्स का सोर्स पब्लिक ऑफ इंडिया है। 3 कमिटीज के चेयरमैन पंडित नेहरू जी थे, PSC, पावर, देन स्टेट, देन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ पंडित नेहरू। तब पंडित नेहरू जी ने 5 ईयर प्लान को स्टार्ट किया था राइट फ्रॉम द 1951। तो जिस साल इलेक्शन हुए थे 1952 में, हालांकि उन्होंने ओथ लिया था, पर जिस साल इलेक्शन हुए थे उसी साल 13 अप्रैल को उन्होंने डिक्लेयर किया था कि हम 5 ईयर प्लान को फॉलो करेंगे। शॉर्टली हम कवर करते हैं 5 ईयर प्लान होते क्या है। तो इसमें हम आने वाले 5 सालों में हम किस एरिया पे मेनली फोकस करने वाले हैं, या कौन कौन से एरियाज में हम स्पेंड करेंगे। क्या हम पढ़ाई पर खर्चा करने वाले हैं, या फिर हम हॉस्पिटल्स वगैरह पे खर्चा करेंगे, एग्रीकल्चर को बढ़ाएंगे कि इंडस्ट्री को बढ़ाएंगे, ताकि आने वाले 5 सालों में हमारी क्या प्रायोरिटीज रहेंगी, ये हम 5 ईयर प्लान पे डिस्कस करते थे। फिर श्योर आने वाले 5 सालों के लिए प्लानिंग करते थे। ये जो कॉन्सेप्ट था वो हमने USSR से उठाया था, जो प्रेजेंट डे पे रशिया है उस टाइम पे वो USSR था, तो हमने वहां से ये कॉन्सेप्ट को उठाया था। तो 1951 से हमने 5 ईयर प्लान को स्टार्ट कर दिया था। और यहाँ पर प्लानिंग करने के लिए प्लानिंग कमीशन को भी सेटअप किया गया था। यहाँ पे प्लानिंग कमीशन डिसाइड की गई थी, जो ये डिसाइड करेगी कि कौन सी फील्ड में हमें खर्चा करना है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, एजुकेशन, कौन सी फील्ड पर कितना खर्चा करना है, ये प्लानिंग कमीशन डिसाइड करती थी। अब हालांकि 2015 के बाद से प्लानिंग कमीशन को हटा दिया गया है और उसे रिप्लेस कर दिया है किसने, नीति आयोग ने। तो पहले प्लानिंग कमीशन थी, अब क्या चलता है उसकी जगह पे, नीति आयोग। ओके, पहले जो प्लानिंग कमीशन थी उसके चेयरमैन थे, हुआ करते थे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो जो भी उस टाइम पे हमारे इंडिया का प्राइम मिनिस्टर रहेगा वही ऑटोमेटिकली या एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन हो जाएगा ऑफ द प्लानिंग कमीशन। और अभी इसको रिप्लेस किया है नीति आयोग ने, तो सेम नीति आयोग में चलता है। जो भी हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रहेंगे वही इसके चेयरमैन भी रहेंगे। तो नीति आयोग का बना था 2015 में, और 2014 से ही हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र मोदी जी। तो तब से लेकर अभी तक एक ही चेयरमैन रहे हैं नीति आयोग के, और वो कौन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। ओके, और तो प्लानिंग कमीशन हमने देख लिया। उसके अलावा ये जो पंडित नेहरू जी थे उनका ये मानना था कि इंडिया में अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज दोनों का ही एक साथ डेवलपमेंट होना चाहिए। तो गांव कहीं पीछे नहीं छूट जाए, इसका भी आपको स्पेशल ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा नेहरू जी का ये मानना था कि सोशल डेवलपमेंट आपके लिए बहुत जरूरी है अगर आप सेल्फ रिलायंट होना चाहते हो तो। नाउ यहाँ पर आपको 2 वर्ड्स मिलते हैं इकोनॉमिक्स में, एक होता है सेल्फ रिलायंट और एक होता है सेल्फ सफिशिएंट। दोनों सुनने में तो एक जैसे ही लगते हैं पर थोड़ा डिफरेंस है।
अगर आप किसी और कंट्री पे डिपेंड नहीं हो फॉर मॉनेटरी पर्पस, दैट मीन्स आपको किसी भी दूसरी कंट्री से लोन या पैसा उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है, दैट मीन्स आपकी कंट्री सेल्फ रिलायंट है। सेल्फ सफिशिएंट होने का मतलब है कि आपको जो भी गुड्स एंड सर्विसेज यूज करनी है, अगर वो सारे गुड्स आप अपनी कंट्री में डेवलप कर ले रहे हो, आपको किसी और कंट्री से इम्पोर्ट नहीं करना पड़ रहा है, तो हम कहते हैं कि आप सेल्फ सफिशिएंट हो। तो किसी और कंट्री का पैसा नहीं चाहिए तो सेल्फ रिलायंट हो, किसी और कंट्री के गुड्स नहीं चाहिए, आप सारे गुड्स खुद अपनी कंट्री में बनाते हो, कहीं और से इम्पोर्ट नहीं करते हो, तो आप कहते हो कि आप सेल्फ सफिशिएंट। तो उनका ये मानना था कि अगर आपको सेल्फ रिलायंट होना है तो रूरल डेवलपमेंट उसके लिए बहुत जरूरी है, और गांव के डेवलपमेंट के लिए वहां पे कॉटेज इंडस्ट्रीज होनी चाहिए। तो उनको लगता था कि अगर वहां पे कॉटेज इंडस्ट्रीज होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। गांव के एरियाज में मेनली एग्रीकल्चर एक प्राइमरी सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, पर एग्रीकल्चर कितने लोगों को रोजगार दे पाएगा, तो इसके लिए उन्होंने कहा था कि जो गांव के एरियाज में लोग बेरोजगार हैं, उन्हें अगर रोजगार देना है तो गांव में कॉटेज इंडस्ट्रीज डेवलप करनी चाहिए। तो ये आपको इंस्टेंटली अनएम्प्लॉयमेंट से तो छुटकारा देगी, मतलब आप एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट करेगी ही, इसके अलावा ये जो नेशनल इनकम में इनक्वालिटी है उसको भी दूर करेगी। इसका मतलब क्या होता है? नेशनल इनकम मतलब पूरी कंट्री की इनकम। तो साल भर में पूरी कंट्री की सारी पॉपुलेशन ने मिलकर जो पैसा कमाया होता है उसे हम कहते हैं नेशनल इनकम। उसमें इनक्वालिटी कैसी है? क्योंकि नेशनल इनकम तो बढ़ती जा रही है, हर साल हम पहले के कंपैरिजन में ज्यादा पैसा कमाते हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि जो रिच है वो और रिच होते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, जबकि जो गरीब है वो और गरीब होते जा रहे हैं। तो नेशनल इनकम में ये जो इनक्वालिटी है कि रिच रिच होते जा रहे हैं, पुअर पुअर होते जा रहे हैं, ये इनक्वालिटी भी दूर हो सकती है अगर आप गांव का विकास करें। क्योंकि गांव में जो गरीब लोग हैं अगर उनको भी रोजगार मिलेगा तो वो इनकम ज्यादा जनरेट करेंगे, तो अगर इनकी इनकम बढ़ेगी तो इनके बीच में जो इनक्वालिटी थी वो रिड्यूस हो जाएगी। ओके, तो उन्होंने कहा था कि रूरल डेवलपमेंट करना है ताकि आप सेल्फ रिलायंट हो सको, और गांव का विकास करने के लिए वहां पे कॉटेज इंडस्ट्रीज होने चाहिए। कॉटेज इंडस्ट्रीज आपको अनएम्प्लॉयमेंट से भी छुटकारा देती है और साथ में इनइक्वालिटी को भी रिड्यूस करती है। इसके बाद हम बात करें कि गांव में जो विलेज इंडस्ट्रीज है, अगर आप उसे स्टार्ट करते हो तो इससे आपके रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन हो पाएगा। इसका मतलब गांव में कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि ऐसे ही खाली बस रखे हुए हैं क्योंकि कोई इसका यूज नहीं कर रहा। तो अगर आप गांव में ऐसे कुछ इंडस्ट्रीज को डेवलप करोगे तो इंडस्ट्रीज में वो रॉ मटेरियल्स की तरह यूज हो सकते हैं ऐसे रिसोर्सेज, तो सारे रिसोर्सेज का ठीक तरीके से यूटिलाइजेशन मतलब यूसेज हो पाएगा। और इसके अलावा लोकल सेल्फ सफिशियंसी भी आई। अभी हमने डिस्कस किया था सेल्फ सफिशियंट का मतलब क्या है, किसी कहीं और से आपको सामान मंगवाना नहीं पड़ेगा, जो भी सामान आपको जरूरत पड़ती है वो सारे सामान आप खुद प्रोड्यूस कर पाओगे। तो लोकल सेल्फ सफिशियंसी मतलब उस गांव के लोगों को जो भी चीजों की रिक्वायरमेंट है वो उसी गांव में प्रोड्यूस हो जाएगा अगर आप ये इंडस्ट्रीज ओपन करोगे। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि कॉटेज इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और साथ ही में इन्हीं इंडस्ट्रीज को मॉडर्नाइज करने के लिए भी कुछ टेक्निक्स और मेथड को इम्प्रूव करना चाहिए। तो आप कुछ नई मेथड को यूज करो, नई टेक्निक्स को यूज करो ताकि ये जो सारी इंडस्ट्रीज है वो मॉडर्नाइज हो सके। इसका मतलब ये है कि पहले के टाइम पे इंडस्ट्रीज पे लेबर इंटेंसिव मेथड से प्रोडक्शन होता था, तो कोई भी प्रोडक्शन करना हो तो हम लेबर्स को हायर करते थे और वही वहां पे प्रोडक्शन करते थे। अब उनका कहना ये था कि आप मशीन वगैरह को यूज करना भी स्टार्ट करो ताकि वो जो इंडस्ट्रीज है वो मॉडर्नाइज हो सके। ओके, फिर हम बात करते हैं कि ये जो 5 ईयर प्लान के लिए प्लानिंग कमीशन बनाया गया था, इसे बनाया गया था ताकि हमारा डेवलपमेंट पाथ क्या होगा उसे डिसाइड किया जा सके। तो आने वाले 5 सालों में हम कहाँ खर्चा करने वाले हैं, मेजरली हमारी प्रायोरिटी सेक्टर क्या होगा, तो प्लानिंग कमीशन डिसाइड करता था। साथ ही में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो 3 5 ईयर प्लान लाए थे उसमें उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को स्पेशली फोकस दिया था। ना 3 5 ईयर प्लान क्यों? क्योंकि 1951 में पहला प्लान आया, 1956 में दूसरा प्लान आया 5 साल के बाद, फिर 1961 में तीसरा प्लान आया, चौथा प्लान आने वाला था 1966 में, लेकिन उससे पहले ही 1964 में जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हो गई थी, तो वो सिर्फ 3 5 ईयर प्लान ही ले आए थे। तो स्टार्टिंग के तीनों 5 ईयर प्लान में साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे स्पेशल फोकस दिया गया था, और इसी की वजह से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर हो या इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, दोनों सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो करना स्टार्ट कर दिए। इसके अलावा नेहरू जी का ये भी मानना था कि हमारी कंट्री में जो रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हैं, रिवर वैली प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं? जहाँ पे हम नदियों को लिंक करते हैं, जहाँ पे हम वाटर सप्लाई के इश्यूज को सॉल्व करते हैं, तो ये जो रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हैं ये हमारे मॉडर्न इंडिया के टेम्पल्स हैं। अब हमारे यहाँ पे मंदिर की तरह, मंदिर की जितनी इंपॉर्टेंस होती है ना, उतनी बड़ी इंपॉर्टेंस है रिवर वैली प्रोजेक्ट की। तो इसमें लिंकिंग का काम भी होता है, इसके अलावा डैम्स वगैरह बनाना या फिर कुछ प्रोजेक्ट्स नदियों पे चलाना, ये सारे प्रोजेक्ट्स हमारे मॉडर्न इंडिया के टेम्पल्स हैं। ठीक है,
सो दैट्स इट फॉर टुडे। से यहीं तक रखते हैं जहाँ पे हमने पढ़ा कि पंडित नेहरू जी की अर्ली लाइफ कैसी थी, उनकी एजुकेशन कैसी थी, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में उनके क्या कंट्रीब्यूशन था, इसके अलावा उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी। आगे के इस लेक्चर में हम जो बाकी के पार्ट्स अभी बचे हुए हैं लाइक द सोशलिज्म, नेहरूज व्यूज ऑन सोशलिज्म, नेशनलिज्म, ह्यूमनिज्म, कम्युनलिज्म, और इसके अलावा हमारी जो उनकी फॉरेन पॉलिसी थी, ये भी हम इसके नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे, इसके नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है, कुछ इन्फॉर्मेटिव लग रही है, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई भी डाउट्स है, कंप्लेंट्स है या सजेशंस हैं तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ये हमें एनकरेज करता है कि हम आगे और भी ऐसे वीडियोस लाते रहें। तो प्लीज डोंट हेजिटेट एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।